हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जलवायु के क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ तो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं जिसमें हमें सही आंसर को चूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब यहाँ पे ये जो दिया गया है कि किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। सिलचर है, चेरापूंजी, मानसीराम, गुवाहाटी। तो जो मानसीराम है यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। जो मानसीराम है यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होती है। पहले जो है 15 साल पहले जो है चेरापूंजी जो है आंसर हुआ करता था, लेकिन अभी जो है चेंज हो गया है, मानसीराम मासीन राम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदानों में बहने वाले पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। काल बैसाखी, व्यापारिक पवने, लू, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है मीन्स कि समर जो होता है, गर्मियों का जो दिन होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अप्रैल मई जून का जो महीना होता है, इसमें इसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। इसमें क्या जो गर्म हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लू कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। शीत ऋतु में जो है निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है उसके लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे चक्रवाती अवदाब है, पश्चिमी विक्षोभ है, मानसून की वापसी है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, यही जो है उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है जून के प्रारंभ में होता है। भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो जून के प्रारंभ में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो शीत ऋतु माने जो विंटर सीजन होते हैं, ठंडियों के जो दिन होते हैं, उसमें क्या होता है, दिन जो है छोटा होता है और रातें ठंडी होती है। तो यहाँ गर्म दिन एवं गर्म दिन और ठंडी रातें, ठंडे दिन ठंडी रातें, या ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो यहाँ पे जो होगा हमारा गर्म दिन एवं ठंडी रातें, मतलब कि जो शीत ऋतु की विशेषता है वो मेनली यही है कि दिन में तो थोड़ी धूप की वजह से ठंड कम हो जाती है, इसलिए उसे हम गर्म दिन कह सकते हैं। और रातें जो है ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे ही धूप खत्म होता है, सनसेट होता है, तो जो है वो ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा, अब यहाँ पे निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने हैं हमें। तो देखते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन है। किसी भी जगह की जो जलवायु होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक यही होते हैं, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन। समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। तो यहाँ पे देखेंगे मानसूनी प्रकार की जलवायु निम्नलिखित कारण है। भारत की जलवायु जो है मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी पवनों से अधिक प्रभावित होती है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री के बीच रहता है। ठीक है, जो मानसून का प्रभाव है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के इधर इधर के हिस्से जो पास के होते हैं उसे ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण होते हैं। तो इसलिए जो है भारत की जो जलवायु है, ठीक है, मानसूनी प्रकार की हो जाती है। और स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत का स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है।
अब देखिए जबकि इसके आसपास समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। अब यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं। जो स्थल भाग होता है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो जो स्थल भाग है, मान लीजिए यहाँ पे ये समुद्र हो गया, हमने मान लिया है ओशियन हो गया, ओशियन हो गया, ओशियन हो गया। तो भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब होता है, ओशियन है, ये जो है लैंड हो गया, यह क्या हो गया, लैंड हो गया, ठीक है। तो मानसून का जो होता है स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो लैंड है, ठीक है, जो लैंड है यहाँ पे प्रेशर जो होता है डाउन होता है ना, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के पास उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये समुद्र से इधर की तरफ हवाएं जो है इस तरह से चलने लगती है, ठीक है। यह जो लैंड है इस पे प्रेशर लो हो जाता है, ओशियन में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हवाएं इस तरह से चलती हैं ओशियन से लैंड की तरफ। अब जैसे कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो इस तरह से ये हो जाता है। नेक्स्ट जो है स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण, ये तो हो गया हमारा, ये मैंने समझा दिया आपको। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, ठीक है। और गंगा के जो मैदान है आपको पता ही है, जो हमारा ये भारत है ये हमारा, ये हमारा जो भारत है कह रहा है। तो समर जो होते हैं अप्रैल मई जून में क्या होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय अभिसार है, ठीक है, कि क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, तो वो प्रसारित हो जाए। यहाँ पे मान लीजिए हिमालय रीजन, इधर जो है गंगा के मैदान आते हैं, जो यूपी बिहार जो है ये सब गंगा के मैदानी भाग में आते हैं। तो इधर जो है ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय अभिसार जो ट्रॉपिकल हवाएं हैं इस तरफ चलती हैं, ठीक है, इस तरफ से ये हवाएं चलती हैं, उष्णकटिबंधीय हवाएं इस तरफ से चलती हैं। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब क्षेत्र होता है। इस उच्च वाले दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय जेट धाराओं का प्रभाव होता है। एल नीनो दक्षिण दोलन की घटना सक्रिय रहती है। भारत के किस भाग में तापमान अधिक होता है एवं क्यों? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में दक्षिण तापमान अधिक होता है एवं क्यों? भारत के पर्वतीय भाग, पठारीय भाग एवं कुछ उत्तरी मैदानी भाग में दक्षिण तापमान अधिक होता है। तो भारत के जो पर्वतीय भाग हैं, पठारी भाग हैं, उत्तरी मैदानी भाग है, दक्षिण में दैनिक जो तापमान होता है वो अधिक होता है। इस भाग में कर्क वृत्त गुजरता है। देश का लगभग आधा भाग के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। समुद्र से दूरी होने के कारण इस क्षेत्र का दैनिक तापमान दिन में काफ़ी बढ़ जाता है कि रातों में अपने न्यूनतम स्तर पर होता है। यहाँ दैनिक तापमान भी अधिक होता है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इस वृत्त के आसपास दिन में तापमान अधिक होता है। अब यहाँ पे देखिए जब पूछ रहा है भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, तो जो भारत के पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है, उत्तरी मैदान भाग है, दैनिक तापमान अधिक होता है। और ये क्यों होता है? जो कर्क वृत्त, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे हमारा भारत आता है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो यहाँ पे जो है कर्क रेखा जो है यहाँ से गुजरती है। तो कर्क, इस भाग से कर्क वृत्त गुजरता है, ठीक है, और आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में आता है। यहाँ से इस तरह से आधा इधर, आधा है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इसके दक्षिण में आता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है
तो देखिए यहाँ पे यह जो होता है, यह जो रेखा होती है यह 0 डिग्री होता है और इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा माने ये जो हमारा भू है, पृथ्वी है, इसके जो मध्य से रेखा, जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यह जो है, यह क्या होता है, कर्क रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यह जो है, और यह जो है हमारा होता है, यह भूमध्य रेखा है और यह कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के आधा ऊपर आधा नीचे जो है, आधा नॉर्थ में और आधा साउथ में क्या होता है, ये भाग हमारा रहता है जो पठारी और उत्तरी मैदानी भाग है, तो जो उष्णकटिबंधीय, और ये जो रीजन है ये कैसा है, ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, तापमान जो है, दैनिक तापमान अधिक होता है। इसी तरह से समुद्र से दूरी होने के कारण इस क्षेत्र का दैनिक तापमान दिन में काफ़ी बढ़ जाता है। जो क्षेत्र समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे दिन में तापमान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, जबकि जो समुद्र से दूर हैं वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है, रात में अपने न्यूनतम स्तर पर होता है। अब जैसे हमारा भारत है यहाँ पे, और ये जो उत्तरी जो यूपी बिहार का रीजन है, तो इधर तो हमारे पूरे समुद्र हैं, ये सारे जो है समुद्र हैं, जबकि इधर जो है पर्वत और पठार है, इधर हिमालय, इधर तिब्बत, नेपाल, ये सब हो गए। तो इसलिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, दैनिक तापमान जो है दिन में बढ़ जाता है, रात में कम होता है। और इधर दूरी जो है समुद्र से ज़्यादा है, जबकि यहाँ के जो है महाराष्ट्र और गुजरात के जो एरिया है वहाँ पे जो स्थिति अलग होती है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इस क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट में आ जाता है। इस वृत्त के आसपास दिन में तापमान अधिक होता है। ये जो है इसके ऊपर वाला टेम्परेट होता है, ये ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। तो क्यों तापमान अधिक होता है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। मालाबार तट के बारे में आ जाते हैं। मालाबार तट जो है केरल के दक्षिण तटीय पूर्वी तटीय भाग है, जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के कारण यहाँ भारी वर्षा होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मालाबार तट को भी समझ लेते हैं। जो हमारा भारत का नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे हमारा केरल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केरल है। तो केरल का जो दक्षिण का जो भाग है, यह जो भाग है दक्षिण का, और पूर्वी तटीय भाग, यह जो है मालाबार भाग है। यह जो है क्या है, के दिखाते हैं, यह जो है मालाबार रीजन है, ठीक है। तो यह मालाबार रीजन है। तो यहाँ पे मानसूनी पवनों के कारण यहाँ पे, और इधर क्या है, इधर जो है ओशियन है, इधर जो हमारा यहाँ पे हिंद महासागर हो जाएगा, यहाँ पे हिंद महासागर, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, और यहाँ पे अरेबियन सी। तो इधर पूरा समुद्र ही समुद्र है। तो यहाँ पे समुद्र की वजह से यहाँ पे मानसून पवनों की भारी वर्षा इसलिए यहाँ पे होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जेट धाराएं एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्रवाहित पश्चिमी हवाएं होती हैं। लगभग 20 डिग्री से ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच अवस्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के कारण देश के उत्तर तथा पश्चिमी भाग में चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मी में सूर्य की आभासी गति के साथ उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जेट धाराएं जो है क्या होती हैं। जेट धाराएं जो होती हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है, 1200 मीटर की अधिक ऊंचाई पर प्रवाहित होती हैं। प्रवाहित पश्चिमी हवाएं होती हैं और ये 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित होता है, ठीक है। और ये उपोष्ण माने टेम्परेट रीजन में जेट धाराएं भी कहा, कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा है। इन्हें जो है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में ही बहती हैं,
होती हैं। भारत में ये जो जेठ धाराएं होती हैं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। जो अप्रैल मई जून का सीजन है इसे छोड़ दिया जाए तो ये जो जेठ धाराएं हैं इस तरह की धाराएं हिमालय के दक्षिणी भाग में हमेशा पूरे साल चलती रहती हैं। अब पश्चिमी प्रवाह के कारण देश के उत्तर तथा पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मी में सूर्य के आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय जेठ धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम जो है देखेंगे मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं। एक वर्ष जो होता है उसके दौरान वायु की दिशा में ऋतु के परिवर्तन को मानसून कहते हैं। तो हर एक साल में वायु की जो दिशा है वो बदलती रहती है और उसे ही मानसून अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं। मानसून में विराम एक परिघटना है जिसमें मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। जब वर्षा में विराम आ जाता है दो अवस्थाएं होती हैं, एक गर्त का तथा अक्ष मैदान क्रम पर, तथा जब वर्षा होती है दूसरी जब वर्षा रुक जाती है तब यह तब होता है जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, समय शुष्क अवस्था रहती है। इसे ही मानसून में विराम अवस्था कहते हैं। मानसून जो होता है, ठीक है, मानसून जो होता है में विराम एक परिघटना है जिसमें मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। जो मानसूनी वर्षा है एक वर्ष में कुछ ही दिनों तक होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। जब वर्षा में विराम आता है इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, एक गर्त का तथा गर्त का अक्ष मैदान क्रमशः ऊपर होता है जब वर्षा होती है, दूसरी जब वर्षा रुक जाती है तब होता है जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, ठीक है। तब मैदान में समय तक शुष्क अवस्था, इसे ही मानसून में विराम कहते हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो अब देखिए यहाँ पे जो भारत का प्रत्येक भाग, चाहे वो जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु हो या गुजरात से पूर्वोत्तर भारत हो, सभी मानसून का बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। यह उनके जनजीवन से जुड़ी चीज़ होती है। मानसून की प्रत्येक स्थितियाँ, जैसे मानसून का समय से आना, समय से पहले चले जाना, लंबे समय तक रहना, अचानक गायब हो जाना आदि जो है यहाँ के लोग जनजीवन को प्रभावित करता है। भारत में वर्षा के जल का वितरण, कृषि प्रक्रिया मानसून पर निर्भर करता है। यही कारण है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। और मानसून का प्रभाव जो है हर एक पे एक बराबर होता है। उत्तर भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तर भारत में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटने के निम्न कारण है। भारत में वर्षा का वितरण मुख्यतः देश के आकार द्वारा नियंत्रित होता है। यह पवनों के प्रवेश और मार्ग पर निर्भर करता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से प्रवेश कर भारत के उत्तरी दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा लाती है। यह अपने साथ अधिक मात्रा में जलवाष्प और नमी लाती है। आगे बढ़कर जब यह उत्तर पश्चिम की ओर जाती है तो जलवाष्प और नमी की मात्रा घट जाती है। इससे इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन के जो है निम्न कारण हैं। विभिन्न मौसमों में वायु दाब तथा पवन तंत्र भिन्न होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण से में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भाग के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वर्षा ऋतु में दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से बहते हुए वायु भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब वाले और बहने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें कहा जाता है। यही कारण है कि वायु दाब की दिशा में परिवर्तन होते रहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होते हैं? जो भारतीय उपमहाद्वीप है में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन
वायु दाब और पवन तंत्र भिन्न होता है। ठीक है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में जो विंटर के सीजन होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के में उत्तर में उच्च दाब होता है। यह इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। जबकि जो समर के समय होता है अप्रैल मई जून में, तो इसमें आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्व भारत जो होता है, जो उत्तर पूर्व भारत होता है के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्तर पूर्व ये जो है, ये ईस्ट और नॉर्थ का जो एरिया है, इसमें जो है प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर जो है क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। तो समर के दिनों में वायु जो है इधर से चलेगी। ठीक है, इस तरह से चलती है। वर्षा ऋतु में दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से बहते हुए वायु भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें कहा जाता है। यही कारण है कि वायु की जो दिशा है, मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि जो दाब है उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए वायु की दिशा में भी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन के साथ साथ किस तरह से यह जो है हवा चेंज होती है। तो आगे के जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।